हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड के क्लास 9th के मॉडल पेपर नंबर 4 को आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपका जो पेपर होता है 3 घंटे का होता है, 80 अंक का होता है। 4 भागों में पूरा प्रश्न पत्र बटा होता है। खंड का, खंड खा, खंड गा और घा, कुल 35 प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्नों को करना होता है और ये सारे जो निर्देश लिखे गए हैं इन्हें आप पढ़ लें और समझ लें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा, जिसने संविधान का निर्माण किया उसका नाम था संविधान सभा और उसका चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में। इनमें से क्या कार्यशील पूंजी संबंधित नहीं है? तो कार्यशील पूंजी वह होती है जो स्थायी नहीं होती है। तो इसमें भवन आपका कार्यशील पूंजी के अंतर्गत नहीं आएगा। कार्यशील पूंजी में आएगा कच्चा माल, नगद धन और बीज, ये सब कार्यशील पूंजी में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? किन्हीं 3 को लिखिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना, ये ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। केरल में निर्धनता में कैसी गिरावट आई? केरल ने क्या किया? मानव संसाधनों के विकास द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई पर केरल में विशेष बल दिया गया, जिससे गरीबी में कमी आई। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल्ली जाति का सदस्य नहीं है? तो भालू बिल्ली जाति का सदस्य नहीं है, जबकि शेर, बाघ और तेंदुआ बिल्ली जाति के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में किसके कारण चुनाव वास्तव में लोकतांत्रिक बन जाते हैं? तो लोकतांत्रिक चुनाव क्या होता है? प्रत्येक वयस्क का एक मत होना चाहिए, 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस को आधुनिक बनाने में कौन से 2 कानून लागू किए? तो पहला था व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून और दूसरा दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली को अपनाया नेपोलियन ने। भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा घुमंतु लोगों की आवाजाही से क्या हुआ? प्रतिबंध लगाने होते 19वीं शताब्दी में पारित किन्हीं 2 अधिनियम का नाम बताइए। तो पहला था वन अधिनियम, दूसरा था अपराधी जनजाति अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में अनाज के बफर स्टॉक की व्यवस्था करती है? तो ये है एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम। वाक्य को सही करके लिखना है। स्वास्थ्य में निवेश से विदेशी पूंजी का निर्माण होता है। तो इसमें विदेशी पूंजी का निर्माण ना होकर क्या होता है? मानव पूंजी का निर्माण होता है, ह्यूमन रिसोर्स का निर्माण होता है अगर हम स्वास्थ्य में निवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द से आप क्या समझते हैं? मानसून से अभिप्राय एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार होने वाले परिवर्तन से है। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था। किस पर किया था? तो ये जापान पे किया था। 6 अगस्त हिरोशिमा, 9 अगस्त नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वाक्य को सही करके लिखें। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उस देश का नाम बताइए जहाँ शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। तो वो भारत है। औपनिवेशिक सरकार जंगल को अनुत्पादक क्यों समझती थी? वो इसलिए समझती थी कि टैक्स व कृषि उत्पादों के लिए उसे अनुत्पादक समझती थी, क्योंकि उससे कोई टैक्स नहीं निकलता था जंगल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का अथवा करके, औपनिवेशिक सरकार ने घुमंती चरवाहों को अपराधी क्यों माना? क्योंकि वनों तथा वन उत्पादों पर नियंत्रण करने के लिए उनको अपराधी समझती थी, क्योंकि वो वनों का नुकसान करते थे, ऐसा उनका मानना था। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्यों अच्छी होती है? एक कारण दीजिए। स्वस्थ राजनीतिक वातावरण का निर्माण करने के लिए लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी होती है। अगर स्वस्थ राजनीतिक वातावरण तैयार करना है तो इसमें प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन जरूरी होता है। न्यूनतम आयु से कम बालक को काम पर नहीं रखा जा सकता। तो 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी काम पर नहीं रखा जा सकता है। 1943 में बंगाल के आकार के कारण लगभग कितने लोगों की मौत हुई थी? लगभग 30 लाख लोग मरे थे। मसाई चरवाहा समुदाय का संबंध किस देश से है? तो कीनिया से है। लोकसभा में अधिकतम शक्तिशाली है, किससे अधिकतम है? तो राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली सदन होता है। जम्मू कश्मीर में किसी एक मौसम उद्यान केंद्र का नाम बताना है। तो वह है भारत मौसम विज्ञान विभाग जम्मू कश्मीर। अथवा करके, असम के पूर्वी विभाग में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तो ये है औरंग नेशनल पार्क।
भारत की किस राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? तो वो है केरल। लिंग अनुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। खंड खा में चलते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव अभियान में प्रयुक्त विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। तो पहला है मतदाताओं से संपर्क साधने के लिए रोड शो करते हैं नेता। विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव रैलियां करके जनता को अपने कार्यक्रमों से अवगत कराते हैं। चुनाव घोषणा पत्र में राजनीतिक दल अपने चुनाव को जीतने के बाद किस विकास कार्यों एवं कार्यक्रमों का ब्यौरा प्रदान करते हैं। जनमत निर्माण करना, पोस्टर लगाना, पंपलेट बांटना, ये सब होता है। अब आता है अगला क्वेश्चन। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो मंडल आयोग बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में जनता पार्टी के शासनकाल में गठित किया गया था। इसका उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति का अध्ययन करके अपनी सिफारिश देना था। इसकी सिफारिश को प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने लागू किया। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नौकरियों में शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। आप एक गांव के निवासी हैं जहां अधिकांश लोग कृषि कार्य में लगे हैं। गांव में अधिक गैर कृषि क्रियाएं शुरू की जा सकें, इसके लिए किन्हीं 3 क्रियाओं का सुझाव दीजिए। तो तकनीकी प्रशिक्षण देना, लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें नए व्यवसायों के लिए एक मानव पूंजी के रूप में तैयार किया जा सकता है, जिससे वह नए उद्यमों की ओर अग्रसर हों। स्वरोजगार को प्रोत्साहन, लोगों को स्वयं के रोजगार को करने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए, जिसमें मुर्गी पालन, मछली पालन, रेशम कीट पालन, कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि सब आ जाते हैं। इसमें आर्थिक सहायता प्रदान करा, बैंकों द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाए जिससे लोग नए व्यवसायों को प्राप्त करने का प्रयास करें। इसमें परिवहन, दुकानदारी, डेयरी, घरेलू उद्यमों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 23 है। दक्कन के पठार के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो पहला, इसका आकार जो त्रिभुजाकार है। दक्षिण का पठार आकार में त्रिभुजाकार है। इस पठार का उत्तरी भाग लावा से बना हुआ, इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। दक्कन का पठार पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्वी में पूर्वी घाट को स्पर्श करता है तथा नर्मदा घाटी के दक्षिण भाग में स्थित है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है, पूरब की ओर कम ढाल वाला है, उत्तर में इसके विस्तृत आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि मैकाल, महादेव, कैमूर की पहाड़ी श्रृंखला इसका पूर्वी विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 24 है। करेंसी की सरकार रूस में अलोकप्रिय क्यों हो गई? क्यों? 3 उदाहरण स्पष्ट कीजिए, 3 कारण स्पष्ट कीजिए। करेंसी की सरकार रूस में जो अलोकप्रिय थी उसके कारण क्या थे? पहला था सैनिक अधिकारी, उद्योगपति, भूस्वामियों का सरकार पर प्रभाव। करेंसी की सरकार पर अमीर व अभिजात वर्ग का गहरा प्रभाव था, जिसमें सैनिक अधिकारी, उद्योगपति, भूस्वामी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, जिसके कारण मजदूर व किसान सरकार से नाराज थे। क्वेश्चन नंबर अगला जो इसका मैटर है, करेंसी की जो सरकार फेल हुई उसमें अप्रैल थीसिस को न मानना। लेनिन ने 3 आकर्षक मांगे रखी थी जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया, जिसे सरकार ने लागू नहीं किया। और ये थी मांगे क्या? प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाया जाए, जमीन किसानों को दे दी जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, और तीसरी चीज़ थी बोल्शेविकों का आकर्षक कार्यक्रम। बोल्शेविकों ने जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर उनके सामने अपने कार्यक्रमों को रखा, जिसका समर्थन उन्हें मजदूरों व किसानों से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर स्पष्ट कीजिए कि नाज़ियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? ईसा मसीह के हत्यारे के रूप में पेश करना, यानी यहूदियों को किसका? ईसा मसीह के हत्यारे के रूप में पेश किया गया। नाजियों ने ईसा मसीह के हत्यारे के रूप में यहूदियों को पेश किया। यहूदियों को घटिया शारीरिक संरचना वाले अवांछित वर्ग के रूप में दर्शाना। यहूदियों को नाजियों ने घटिया संरचना वाले एक अवांछित सामाजिक वर्ग के रूप में पेश किया, जिसे मध्यकाल तक जमीन खरीदने तक की मनाही थी। जर्मन लोगों ने यहूदियों के प्रति घृणा का प्रचार करने में सफल रहे। यहूदियों द्वारा व्यापारियों सूदखोरों के रूप में काम करते थे। जर्मन लोग सूदखोरों के रूप में उन्हें पसंद नहीं करते थे। प्रचार के लिए यहूदियों ने चूहे, दरिंदे और कुत्ते के रूप में पेश किया उन्हें। यहूदियों को आतंकित करना। नाजियों के कारण यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया गया, उन्हें घटिया जीव के रूप में माना गया। क्वेश्चन नंबर 25 है। कृषि की 3 आधुनिक पद्धतियों की व्याख्या कीजिए। उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग। उच्च उत्पादकता वाले बीजों के उपयोग के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई। रासायनिक खादों, उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग। कृषि में आधुनिक तरीके के अंतर्गत रासायनिक खादों, उर्वरकों, कीटनाशकों के कारण प्रति हेक्टेयर फसल की उत्पादकता में वृद्धि हुई। सिंचाई की बेहतर व्यवस्था। बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल के कारण सिंचाई के बड़े खेतों की सिंचाई आसानी से हो पाती है। आधुनिक उपकरणों का प्रयोग। कृषि में आधुनिक उपकरणों जैसे
ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन आदि के प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि होती है। क्वेश्चन अथवा करके है, भारत में किसके द्वारा तथा कैसे निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है, जैसे आय या उपभोग के स्तर। निर्धनता रेखा का आकलन आय व उपभोग के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। कैलोरी की आवश्यकता, शारीरिक। चलिए आगे देखते हैं। कैलोरी की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैलोरी के रूप में आवश्यक ऊर्जा का आकलन किया जाता है। जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं पर विचार करके जीवन का निर्वाह करने के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे कपड़े, ईंधन, प्रकाश, जूते, चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है। भौतिक मात्राओं को उनकी कीमतों से गुणा करके आवश्यक वस्तुओं की भौतिक मात्राओं को उनकी कीमतों से गुणा करके रुपए में परिवर्तित किया जाता है। मानसून के आगमन से प्रारंभ करते हुए मानसून से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से लगाइए। जैसे अरब सागर से होते हुए मानसून, 10 जून को मुंबई पहुंचना। यहाँ कुछ कोटेशन दिए हैं। तो सबसे पहले मानसून का फटना, मानसून का 2 भागों में बंटना, अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। अरब सागर से होते हुए मानसून 10 जून को मुंबई पहुंचता है, मानसून का दिल्ली फिर पहुंचना और मानसून का फिर हिमाचल पहुंचना और इसके बाद मानसून का वापस होना। ये इसका क्रम है, तो इसे आपको अच्छी तरह समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी की स्थिति का वर्णन करना है। 1 अगस्त 1914 में जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया, मगर रूस के बड़े आकार को देखते हुए उसने रूस की पड़ोसी देश फ्रांस पर ध्यान केंद्रित किया। फ्रांस पर आक्रमण, जर्मनी 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। बेल्जियम पर आक्रमण तथा ब्रिटेन का जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल होना। बेल्जियम पर आक्रमण के बाद ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का संकेत किया। युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी मजबूत स्थिति में था। अगला क्वेश्चन नंबर 28, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती? किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख किए। तो पहला, सरकार का गठन। संविधान ये तय करता है कि सरकार का गठन किस प्रकार का होगा। दूसरी चीज होती है, संविधान ये तय करता है कि सरकार के सभी अंगों के कार्यों, शक्तियों, सीमाओं का वर्णन किया गया होता है। कानून के शासन तथा समानता को स्थापित करने का प्रयास करता है। कमजोर वर्गों का संरक्षण, संविधान में समाज के सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। जनता के अधिकारों का वर्णन, यह जनता के अधिकारों का वर्णन करता है, उनका संरक्षण भी करता है। तो खंड खा है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव से संबंधित की जाने वाली गतिविधियों को स्पष्ट कीजिए। पहला, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना। चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य देश में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव को संपन्न करवाना है। चुनाव चिन्ह प्रदान करना, यह राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों, स्वतंत्र उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना, यह चुनाव की अधिसूचना से लेकर चुनाव होने, उनके परिणामों घोषणा तक की पूरी प्रक्रिया के प्रत्येक पक्ष का संचालन निष्पक्ष रूप से करती है। चुनाव परिणामों की घोषणा करना, चुनाव संपन्न होने के बाद मतों की गणना करके विजयी उम्मीदवार को घोषणा करती है। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को रोकना, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को रोकने तथा सभी दलों को समान अवसर देने के लिए चुनाव के दौरान अधिकारियों के तबादले भी कर सकती है। मतदाता सूची व मतदाता पहचान पत्र जारी करती है ताकि बोगस वोटिंग को रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारतीय संविधान किन्हीं 5 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है, पहली इसकी विशेषता है। दूसरा, शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची के द्वारा, और स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। कठोर व लचीले संविधान का मिश्रण किया गया है। ये गहरी नागरिकता है। अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों के संरक्षण की विशेष व्यवस्था की गई। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो 1960 से 70 के दशक में नए उत्पादन तकनीकों के, उत्तम किस्म के बीजों, बेहतर सिंचाई सुविधाओं, रासायनिक खादों के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये खाद्य संकट को निम्नलिखित तरीके से हल किया। भारत खाद्यान्न उत्पादन आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ। गेहूं चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि का व्यावसायीकरण हुआ। खाद्य भंडारों में वृद्धि हुई। आर्थिक विकास तथा गरीबी में कमी आई। अगला क्वेश्चन नंबर 31, रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभाव किन्हीं 5 बिंदुओं का वर्णन कीजिए। तो पहला बिंदु है समाजवादी विचारधारा का प्रचार। रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद पहली बार विश्व में कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित समाजवादी सरकार का निर्माण हुआ, जिससे प्रभावित होकर कुछ अन्य देशों में भी साम्यवादी सरकारें बनी। दूसरा, किसानों व मजदूरों के सम्मान में वृद्धि हुई। सरकार के कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि हुई।
पूंजीपतियों श्रमिकों के बीच संघर्ष में वृद्धि हुई। श्रमिकों के कार्य के घंटे तय कर दिए गए और कार्य दशाओं में सुधार किया गया। क्वेश्चन नंबर इसका अथवा करके रूस में 24 अक्टूबर 1917 की घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो ये भी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो पहला है पीने के पानी का स्रोत है नदी। दूसरा, सिंचाई नदियों से की जाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई जाती हैं बांध बनाकर इसमें। और चौथा है नौ संचालन किया जाता है। जल विद्युत का निर्माण किया जाता है। भारत में 1973 में निर्धनता परिदृश्य का वर्णन कीजिए। अगर 1973 में निर्धनता परिदृश्य का वर्णन करें तो यहाँ पर भारत में निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोग 1973 में लगभग 55% लोग थे। 1993 में घटकर 36% तथा 2000 में मात्र 26% रह गए। विकास की यही प्रवृत्ति जारी रही तो आने वाले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति 20% से भी कम रह जाएंगे। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति उपलब्ध होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो वह निर्धन माना जाता है। भारत में सरकारी योजनाओं जैसे काम के बदले अनाज योजना, अंत्योदय योजना के कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा गया? तो सबसे पहले ये समझ लेना कि इस विचारधारा के अनुसार राज्य यानी किसी भी धर्म पर आधारित नहीं होता। किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। इस राज्य में सभी धर्म समान होते हैं। अब धर्मनिरपेक्षता को पंथ निरपेक्षता के रूप में भी जाना जाता है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य निम्नलिखित कारणों से कहा गया है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। कोई भी धर्म मान सकता है, किसी का भी प्रचार कर सकता है। राज्य किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं देता। कानून के समक्ष सभी समान हैं। सरकारी सेवाओं में समान अवसर प्राप्त होता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकार, सांस्कृतिक सुरक्षा मिली हुई है। धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार मिला हुआ है। अपनी संस्कृति, लिपि, भाषा का संरक्षण, शांतिपूर्ण प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। धार्मिक सौहार्द, सहयोग का वातावरण है। धार्मिक सहनशीलता तथा धार्मिक विविधता का स्वागत करना। अब अगला क्वेश्चन नंबर 34 आता है, प्रायद्वीपीय नदियों हिमालय की नदियों के बीच के 2-3 अंतर स्पष्ट करो। तो पहला, जो हिमालयी नदियाँ लंबी नदियाँ हैं ये। दूसरा, अधिक सहायक नदियों का इनमें मिलन होता है। ये 12मासी हैं यानी वर्ष भर इनमें पानी रहता है। बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर ये नदियाँ गिरती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो ये नदियाँ छोटी हैं। छोटी सहायक नदियों का इनमें मिलन होता है। ये मौसमी है, जब वर्षा होती तभी ये बहती हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में भी गिरती हैं। अब अथवा करके उत्तरी मैदान के 2 प्रमुख नदी तंत्र का नाम बताइए। विविधता के आधार पर उत्तरी मैदान का विभाजन कीजिए। प्रत्येक भाग की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो उत्तरी मैदान के नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी। विविधता के आधार पर उत्तरी मैदान का विभाजन ये है। भावर, सबसे पहले भावर आता है, फिर तराई आता है, फिर बांगर, फिर खादर। विश्व के रेखाचित्र मानचित्र के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, तो आप इसे देख लीजिए। यहाँ जर्मनी दिया, रूस दिया और ये कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। भारत के मैप में राजस्थान दिया गया है, कृष्णा नदी यहाँ दर्शाई गई और यहाँ पर वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट दिखाया गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको समझ लेना है। आज का मॉडल पेपर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।